नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार सरकारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पे। और रोज की तरह यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, हाल फिलहाल में घटे हुए महत्वपूर्ण घटनाओं को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में, जैसा कि हमारे परीक्षा में पूछा जाता है। साथ ही साथ इनसे जुड़े स्टैटिक पॉइंट्स और अन्य पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉपी कलम उठा लीजिए और स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिखेगा आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये कहता है, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय तटरक्षक कर्मियों को दी जाने वाली तटरक्षक पदकों को किसने मंजूरी दी है? Who has approved the Coast Guard medals to be given to the Indian Coast Guard personnel on the eve of Independence Day? Option A नरेंद्र मोदी, B द्रौपदी मुर्मू, C राजनाथ सिंह या D अमित शाह। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। जी, हमारी प्रेसिडेंट महामहिम द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ही जो ये अवार्ड है इनको अप्रूव किया है। इसके बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये जो अवार्ड है इंडियन कोस्ट गार्ड्स का, ये एक्ट ऑफ कॉन्स्पिशियस गैलेंट्री, एक्सेप्शनल डिवोशन टू ड्यूटी एंड डिस्टिंग्विश मेरिटोरियस सर्विस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, इन दो कैटेगरीज में दिया जाता है। कॉन्स्पिशियस गैलेंट्री, एक्सेप्शनल डिवोशन और डिस्टिंग्विश्ड मेरिटोरियस सर्विस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो ये दिया जाता है तो इंडिपेंडेंस डे की ईव पे दिया जाता है या रिपब्लिक डे के ईव पे दिया जाता है, यानी कि दोनों समय इन अवार्ड्स को राष्ट्रपति के द्वारा जो तटरक्षक हैं जिन्होंने कुछ एक्सेप्शनल काम किया है उनको कैटेगरी वाइज ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो उसमें बेसिकली दो तरह के अवार्ड है। प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, विशिष्ट सेवा जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, विशिष्ट सेवा। तो इस कैटेगरी में अवार्ड मिला है किन्हें किन्हें? आईजी श्री दिनेश राजपुत्रन एंड तटरक्षक मेडल गैलेंट्री अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया कमांडेंट कुणाल चंद्रकांत नाविक को। ठीक है। तटरक्षक मेडल मटेरियल सर्विस की अगर बात करें तो दिया गया डीआईजी श्री प्रशांत कुमार शर्मा को, डीआईजी श्री पंकज वर्मा को एंड श्री प्रकाश को। ठीक है। ये अवार्ड्स जो दिए जाते हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड को दिए जाते हैं रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के दिन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। इन अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी कब से सर? सन 1990 से। ठीक है, सन 1990 से ये अवार्ड्स इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे दोनों अवसरों पर प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा गार्ड योजना लागू किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटीज ग्राम रक्षा गार्ड योजना हैज बीन केम इनटू फोर्स? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी नागालैंड, सी जम्मू और कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। तो जान लेते हैं पहले कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहीं पे ग्राम रक्षा गार्ड योजना लागू किया गया है। ये क्या होता है? तो ये बेसिकली एक डिफेंस गार्ड स्कीम है। इसके तहत क्या होता है कि जो लोकल्स होते हैं या जो वहाँ के पर्सनल होते हैं उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाता है, जो दी जाती है, जो उनमें से वॉलंटियर करते हैं इस काम के लिए, और उन्हें वहाँ पे गार्ड के रूप में रखा जाता है। इनका काम यही होता है कि उस जगह की सुरक्षा को हमको उनको मेंटेन करना होता है। और ये बेसिकली स्कीम ऑपरेशन कब से हुई? 15 अगस्त 2022 से इस स्कीम को ऑपरेशनल कर दिया गया है। ठीक है, तो स्मॉल ग्रुप्स ऑफ वॉलंटियर्स बनाते हैं, जो सिविलियंस होते हैं इनमें से, और जो विलेजेस जो कि बॉर्डर के आसपास है, पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास है, एलओसी पे है, और साथ ही साथ वैसे विलेज जो इंटीरियर में है और जहाँ पे खतरा रहता है, आतंकवादी गतिविधियां जहाँ पे होने की आशंका रहती है, तो उन जगहों पे इन गार्ड्स को नियुक्त किया जाता है। उनका काम ये होता है कि जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं उनको उन पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए, उनकी किस तरह से रिपोर्टिंग की जाए, ताकि ये जो आतंकवादी घटनाएं हैं, जो आतंकवादी हैं, वो अपने जो अंजाम है उस तक पहुंच नहीं सके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 3 कहता है कि भारत की रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि को जोड़ा गया है। निम्न में से किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सबसे ज्यादा है? 11 more wetlands have been added to the India's list of Ramsar sites. Which of the following state has the highest number of Ramsar sites? Option A Uttar Pradesh, B Tamil Nadu, C Andhra Pradesh या D मध्य प्रदेश। अब जानेंगे सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। जी हाँ, सबसे अधिक जो रामसर साइट्स है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है तमिलनाडु राज्य में। और तो जो खबर ये है कि 11 और वेटलैंड्स को जोड़ दिया गया है। तो देखो, एक एक बहुत ही अच्छा सहयोग बना है यहाँ पे कि जब हमारा 75वां इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं, सॉरी 75 वर्ष हम मना रहे हैं आजादी के,
और जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी टाइम हमारे रामसर साइट्स की संख्या हो गई हमारे देश में 75 जी। कुल 13,26,077 हेक्टेयर्स की एरिया को ये 75 रामसर साइट्स कवर करते हैं। तो रामसर साइट्स क्या होता है? रामसर साइट्स बेसिकली रामसर जो कन्वेंशन हुआ था ईरान में, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ साइट्स को रामसर साइट्स डिक्लेयर किया जाता रहा है और भारत में अब तक 75 रामसर साइट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। सबसे अधिक कहाँ पे है? सबसे अधिक है तमिलनाडु में 14, उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। और इस बार जो 11 ऐड हुए, अगर उसकी मैं बात करूं तो 4 केवल ऐड हुए तमिलनाडु में, यही तमिलनाडु में पहले 10 से 14 हो गया। 3 जो है वो उड़ीसा में ऐड हुए हैं, 2 जम्मू एंड कश्मीर में और ऐड हुए हैं, और 1 मध्य प्रदेश में और 1 महाराष्ट्र में ऐड हुए हैं। तो कुल 14 कुल 11 अभी ऐड हुए हैं और टोटल संख्या हो गई कितनी? 75 जी। ठीक है। रामसर साइट कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में हुआ था, याद रखें, ये कभी कभी सवाल में पूछा जाता है। इंडिया ने इसको कब साइन किया था? 1 फरवरी 1982 को। ठीक है। तो रामसर साइट्स ऐड होते रहते हैं। और हाल ही में एक अपडेट आया था जबकि हमने करंट अफेयर के वीडियो में डिस्कस भी किया था। हाल ही में एक रामसर साइट ऐसे रामसर साइट्स को डिक्लेयर किया गया जो कि मैन मेड है, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल है। तो वो कौन सा है, यह बताएं कमेंट सेक्शन में। हमने इस करंट अफेयर की वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ जाएंगे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 4 कहता है कि एस गुरुमूर्ति और सतीश के मराठे को कितने वर्षों के लिए आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? एस गुरुमूर्ति एंड सतीश के मराठे have been appointed as independent directors on the central board of RBI for how many years? ऑप्शन है ए 1 वर्ष 1 साल, बी 2 वर्ष 2 years, सी 4 वर्ष 4 years, डी 5 वर्ष 5 years। सही उत्तर कितने हैं? सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष 4 वर्षों के लिए। जी हाँ, तो एस गुरुमूर्ति और सतीश के मराठे को 4 वर्ष का क्या है? एक्सटेंशन मिला हुआ है। तो इसके बारे में और बातें जान लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट की सरकार, भारत सरकार जो है ये ईडी अपॉइंट करती है इनको, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं आरबीआई बोर्ड के। ठीक है। आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, इन्हें गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, यानी कि भारत सरकार अपॉइंट करती है। तो 2 डायरेक्टर्स जो होते हैं इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, 4 डायरेक्टर जो होते हैं वो 4 लोकल बॉडीज के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। तो जो ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? उनमें होते हैं आपके एक जो होते हैं वो गवर्नर होते हैं जो शक्तिकांत दास है अभी, और 4 जो होते हैं वो डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है। 1 गवर्नर 4 डिप्टी गवर्नर। अगर इसकी बात करें तो एस गुरुमूर्ति एंड सतीश के मराठे ये पहले से थे और 4 वर्ष का एक्सटेंशन मिला है। रेवती अय्यर एंड सचिन चतुर्वेदी को रिनॉमिनेट किया गया है एज पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 4 इयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर प्रेजेंट टेन्योर ऑन सितंबर 18 2022। सितंबर 18 2022 को जो इनका टेन्योर खत्म होगा, इसके बाद से यहाँ से इन्हें 4 वर्ष का एक्सटेंशन इन्हें भी रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी इन्हें प्रोवाइड किया गया है। और एस गुरुमूर्ति एंड सतीश के मराठे को अभी से 4 वर्ष का एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है। इम्पोर्टेंट न्यूज है यहाँ पे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जानने वाली ये बात है कि जो आरबीआई का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कितने ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, कितने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, इसके बारे में हमें जरूर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और बताएं हमें एग्जैक्टली कितने इसमें जो होते हैं वो ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, कितने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, और कितने इसमें गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली अपॉइंट किए जाते हैं। और इनका टेन्योर 4 साल का होते हैं। आपको पता चल गया। बट इनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आप पता कर सकते हैं। स्टैटिक जीके के फॉर्म में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 5 हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। ये क्या कहता है? ये कहता है किस राज्य को अपना 5वां हाथी अभ्यारण्य अगस्थ्यमलाई हाथी अभ्यारण्य के रूप में मिला है? Which state has got its 5th elephant reserve as अगस्थ्यमलाई एलिफेंट रिजर्व? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी केरला या डी तमिलनाडु। अब जानेंगे सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। एक और उत्तर तमिलनाडु यहाँ पे। तो 5वां हाथी अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। इससे पहले के 4 कौन कौन से? नीलगिरी ईस्टर्न घाट्स, नीलम्बूर साइलेंट वैली कोयम्बटूर, श्रीवल्लीपुथुर, अन्नामलाई, ये इससे पहले 4 थे। और अब अगस्थाई मलाई के रूप में इन्हें 5वां जो है वो एलिफेंट रिजर्व प्राप्त हुआ है। 1157.48 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और कन्याकुमारी से तिरुनुमलाई जो एरिया है वो तमिलनाडु का, वहां तक इसको ये कवर करने का काम करता है।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने 13 जुलाई 2022 को ही इसकी स्वीकृति दे दी थी और अब इसे ऑफिशियली घोषित कर दिया गया है एलिफेंट रिजर्व के रूप में। आपको बता दूं कि वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया था 12 अगस्त को और इसी दिन जो है वो इस बात की अनाउंसमेंट इसी दिन हुई थी 12 अगस्त 2022 को। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 6 कहता है कि इस वर्ष कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? हाउ मेनी पुलिस पर्सनल हैव बीन अवार्डेड पुलिस मेडल्स दिस ईयर? तो 15 अगस्त का अवसर है और 15 अगस्त के अवसर पर पुलिस मेडल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और कितने पर्सनल्स को प्रोवाइड किया गया है, यह सवाल है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1082। ठीक है, तो 1082 पुलिसकर्मियों को जो है वो पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी 1082। तो इसके बारे में और बातें जान लेते। तो 347 पर्सनल जो थे इन्हें पुलिस मेडल से अवार्ड किया गया था। 87 को प्रेसिडेंट का पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए मिला था, यानी कि विशिष्ट सेवा के लिए मिला था। 48 पर्सनल को मटेरियल सर्विस के लिए मिला। तो ये दो सर्विस होती है, एक डिस्टिंग्विश्ड सर्विस होती है, एक मटेरियल सर्विस होती है। इन दो सर्विसेज के लिए अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डिस्टिंग्विश्ड के लिए 87, 648 जो है मटेरियल्स के लिए मिला है। ठीक है, इसके अलावा 347 लोगों को गैलेंट्री अवार्ड भी मिला है। तो 3 बेसिकली चीजें होती है, गैलेंट्री अवार्ड होता है और सर्विसेज के लिए 2 अवार्ड होता है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस और मटेरियस सर्विस। 109 सीआरपीएफ पर्सनल और 108 जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पर्सनल को भी जो है वो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा कुछ पुलिस वालों को प्रेसिडेंट करेक्शनल सर्विस मेडल भी से भी सम्मानित किया गया है। एंड 38 पर्सनल हैव बीन गिवन द करेक्टनेस सर्विस मेडल फॉर मटेरियस सर्विसेज। तो इस तरह से अवार्डों का जो है वो अलग अलग श्रृंखलाओं में अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या 7 पे आते ये कहता है कि बाजरा मिशन के लिए उड़ीसा कैबिनेट ने कितने रुपए की मंजूरी दी है? हाउ मच रुपीस हैव बीन अप्रूव्ड बाय उड़ीसा गवर्नमेंट फॉर द मिलेट मिशन? ऑप्शन नंबर ए 280.39 करोड़, बी 2808.39 करोड़, सी 2808 करोड़ या डी 2839 करोड़। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रुपीस 28089 करोड़, 2808.39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है बाजरा मिशन यानी कि मिलेट मिशन के लिए। तो 2023 को जो कहा जाता है वो कहा जाता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा गया है, तो इसे याद रखेंगे। तो उड़ीसा की जो सरकार है नवीन पटनायक की, उन्होंने अप्रूव किया 28.08 करोड़ किसके लिए? मिलेट के लिए। और कहाँ पे? ट्राइबल एरियाज में उसकी खेती होनी चाहिए, उसके लिए इस धनराशि को प्रोवाइड किया गया है। 6 साल के लिए धनराशि को प्रोवाइड किया गया है। और ओडिशा मिलेट मिशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के द्वारा 2017 में ही लॉन्च किया गया था, जहाँ पे मिलेट की फार्मिंग उड़ीसा में होती है उसे रिवाइव करने की बात की गई थी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शामिल है? एकेडमिया, एनसीटीएस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और आशा नेटवर्क, लोकल एनजीओस, ये सब इसमें मतलब शामिल है और ये सब बाजरे की खेती को जो है वो बेहतर करने की और इम्प्रोवाइज करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि फीफा ने किस देश की फुटबॉल महासंघ को तीसरे पक्ष के प्रभाव के कारण निलंबित कर दिया है? Which country's football federation have been suspended by FIFA due to third party influence? ऑप्शन है ए भारत इंडिया, बी नेपाल, सी बांग्लादेश या डी इंडोनेशिया। अब जान लेते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भारत इंडिया। तो भारत को फीफा के द्वारा जो है निलंबित कर दिया गया। इंडिया का जो फुटबॉल फेडरेशन था उसे फीफा ने निलंबित कर दिया। फीफा एक वर्ल्ड बॉडी फुटबॉल की, जो फुटबॉल को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करने का काम करती है, फुटबॉल के नियम कानून बनाती है, जैसे कि क्रिकेट के नियम कानून आईसीसी बनाती है। तो फीफा ने भारत को बैन कर दिया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है थर्ड पर्सन इंटरवेंशन, यानी तीसरे पक्ष का प्रभाव। कहने का मतलब कि जो जो फुटबॉल फेडरेशन होना चाहिए फीफा के अनुसार, वो अपने आप में ऑटोनॉमस होना चाहिए। मतलब इसमें किसी बाहरी जो सरकारी दबाव या कुछ इस तरह का दबाव बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह कुछ दबाव देखने को मिला था, इस तरह की कुछ चीजें देखने को मिली थी फीफा के द्वारा, तो उन्होंने इसलिए इसका जो है वो निलंबन कर दिया है भारत के फुटबॉल संघ को। तो इंडिया फीफा सस्पेंडेड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन विद इमीडिएट इफेक्ट ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम थर्ड पार्टी। जी हाँ, यानी कि थर्ड पार्टी यानी कि तीसरे पक्ष का जो इंटरवेंशन है वहां पे हुआ है, इसलिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को यहाँ पे बैन कर दिया गया है। इसका मतलब ये भी है कि जो भारत में होने वाला था, जो इसके लिए लोग काफी एक्साइटेड थे और फीफा का बहुत बड़ा इवेंट कह सकते हैं भारत में होने वाला था। ये क्या होने वाला था? ये होने वाला था अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो इसके होने पे जो थोड़ा सा आशंकाएं अब जताई जा रही हैं। 11 से 30 अक्टूबर इसी वर्ष 2022 में ये
होने वाला था, ठीक है। तो फीफा का जो है वो इन चीज़ों को वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इसलिए जो है और इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को यहाँ पे फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये दुखद खबर है थोड़ा सा, बट लेट्स सी कुछ इसमें अच्छा होगा, मे बी इसे रिकंसिडर किया जाए। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 9 कहता है कि मेलबर्न के भारतीय फिल्म समारोह में किस बॉलीवुड अभिनेता ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? Which Bollywood actor has won the Best Actor of the Year award at the Indian Film Festival of Melbourne? ऑप्शन है ए अक्षय कुमार, बी आयुष्मान खुराना, सी रणवीर सिंह या डी रणवीर कपूर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रणवीर सिंह। तो 83 में निभाई गई भूमिका के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। 83 मूवी में इन्होंने कपिल देव का रोल किया था। 83 वो मूवी है जिसमें भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, तो उसी की कहानी है। ये डायरेक्ट की गई थी कबीर खान के द्वारा और इसे बेस्ट मूवी का भी जो है दर्जा दिया गया है। इसके अलावा जलसा मूवी के लिए शेफाली साहब को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 10 पे आता है। ये कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as National Intelligence Grid CEO by the central government? ऑप्शन ए आशीष गुप्ता, बी पीयूष गोयल, सी चंद्रकांत भारती या डी मनोज सिंह। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पीयूष गोयल। जो पीयूष गोयल इन्हें केंद्रीय मंत्री से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एक अधिकारी हैं और इन्हें नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड था, इसकी स्थापना बेसिकली 2009 में हुई थी, जब 2008 में जो मुंबई में आतंकी हमले हुए थे, जो ताज होटल वगैरह पे हुआ था, तो उसके बाद ही जो है इसका गठन किया गया है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का, ठीक है। तो पीयूष गोयल जो है अब इसके पहले अभी क्या है, ये एडिशनल सेक्रेटरी यूनियन होम मिनिस्ट्री में, और अब जो है इन्हें सीईओ बना दिया गया है नेट ग्रिड का। नेट ग्रिड किसके अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, एमएच गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। The post of CEO was vacant since June when the chief IPS officer Ashish Gupta was appointed as additional director general of Border Security Force। तो बीएसएफ के जो एडिशनल डायरेक्टर बन गए थे, डायरेक्टर जनरल बन गए थे आशीष गुप्ता, जो उसके पहले सीईओ थे। बट इनके जाने के बाद अब फाइनली जो पीयूष गोयल के रूप में इस स्थान को अपना नया सीईओ मिल चुका है, ठीक है। तो अब पीयूष गोयल के स्थान कौन लेंगे, ये बात भी है। तो इनके स्थान लेंगे चंद्रकांत भारती, जो 96 बैच के आईएएस ऑफिसर्स हैं। तो ठीक है, तो ये काफी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सामने आ रही है। सवाल इस तरह के भी बन सकते हैं कि जो नेस्ट ग्रिड है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? एमएचए मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। फॉर्मेशन हुआ था 2009 में, और अब इसके जो सीईओ हैं वो पीयूष गोयल हैं। तो इस तरह के सवाल बन सकते हैं। सारे पॉइंट्स अच्छे से आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो इसी के साथ अब समाप्त करेंगे इस वीडियो को। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। कमेंट मिलेगा आप किस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं। सरकारी प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन दबाना तो मतलब बिल्कुल भी नहीं भूलें। इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन एग्जाम रिलेटेड आएंगी आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगी, आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ रिजल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कोई भी नए नए वीडियोस आएंगी वो सब आपको तुरंत यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे, तो तुरंत उस वीडियो को कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद, जय हिंद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।